दोस्तों, क्या हुआ जब एक हॉस्पिटल के 40 साल के वार्ड बॉय ने 22 साल की लड़की मरीज को दवा देने के बहाने छुआ और बार बार उसकी निजी जगह में घुसता रहा और रात को सोने के बाद उसके साथ करता था गंदा काम। और जब लड़की सुबह को उठती तो वो अस्त व्यस्त हालत में होती। उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो चलिए कहानी को शुरू से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सभी कहानियां आपको सबसे पहले मिल सकें। शहर के बड़े सरकारी अस्पताल का माहौल हमेशा अजीब सा रहता है। बाहर इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की भीड़, स्ट्रेचर पर लाए जाते घायल लोग, डॉक्टरों की चिल्लाहट और एम्बुलेंस की लगातार गूंज। लेकिन जब आप अंदर किसी वार्ड में पहुंचते हैं तो वहां का सन्नाटा आपके दिल को चीर देता है। सफेद दीवारें, एंटीसेप्टिक की तीखी गंध और हर तरफ कराहते मरीज। यही माहौल था उस जनरल वार्ड का जहां अनीता भर्ती थी। अनीता की उम्र लगभग 22 साल थी। गांव से आई थी और अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिवार वालों ने उसे शहर के इस अस्पताल में भर्ती करवा दिया था। मां पास में ही चारपाई पर बैठी थी, लेकिन रात के समय साथ रुकने की इजाजत सिर्फ एक अटेंडेंट को थी। उस दिन मां को दवा लेने के लिए बाहर जाना पड़ा और अनीता वार्ड में अकेली रह गई। उस वार्ड की देखभाल का जिम्मा था वार्ड बॉय सुरेश का। सुरेश उम्र में करीब 40 साल का था। लंबे समय से अस्पताल में काम करता था। दिखने में साधारण, लेकिन उसकी आंखों में अक्सर अजीब सी चमक रहती। मरीजों को दवा देना, बेड बदलना, इंजेक्शन लाना, ये उसका रोज का काम था। पर कुछ नर्सें आपस में कहती थीं कि सुरेश का व्यवहार अजीब है। वो कभी कभी मरीजों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देता है। रात करीब 10:30 बजे का समय था। ज्यादातर मरीज सो चुके थे। वार्ड में सिर्फ ट्यूबलाइट की पीली रोशनी थी। अनीता नींद में थी कि अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोलीं तो देखा सुरेश उसके बेड के पास खड़ा है। हाथ में ट्रे में दवा रखी थी। दवा ले लो बिटिया, डॉक्टर ने अभी कहा है ये देना जरूरी है, सुरेश ने धीरे से कहा। अनीता थोड़ी हिचकिचाई। उसने कहा, लेकिन नर्स ने तो पहले ही दवा दी थी। सुरेश मुस्कुराया, हां लेकिन ये अलग है, रात में यही देनी होती है, तुम आराम से ले लो। अनीता ने ट्रे से दवा ली और पानी पी लिया, लेकिन उसी समय उसे लगा कि सुरेश का हाथ जरा जरूरत से ज्यादा उसके हाथ पर टिक गया। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। दिल में एक हल्की घबराहट उठी, पर उसने सोचा शायद मेरा वहम होगा। सुरेश वहीं खड़ा रहा। कुछ पल बाद उसने अनीता के बेडशीट को ठीक करने के बहाने उसके कंधे को हल्के से छुआ। अनीता अब सचेत हो गई। उसने सख्त आवाज में कहा, आप जाइए, मैं ठीक हूं। लेकिन सुरेश ने धीमी आवाज में कहा, डरो मत बिटिया, मैं हूं ना, तुम आराम से सो जाओ। ये सुनकर अनीता का दिल तेज धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि सुरेश की नजरें उसके शरीर पर घूम रही हैं। अनीता ने बेडशीट अपने ऊपर कसकर खींच ली और आंखें बंद कर लीं। लेकिन नींद कहां आती। करीब आधा घंटा बीता। वार्ड में खामोशी छाई थी। तभी अनीता ने महसूस किया कि कोई फिर से उसके पास आकर बैठ गया है। उसने आंखें खोलीं तो देखा सुरेश उसके बेड के बिल्कुल पास झुका हुआ है। कुछ और चाहिए? पानी या तकलीफ हो रही है? सुरेश ने फुसफुसाकर पूछा। अनीता ने डरते हुए कहा, नहीं, आप जाइए, मैं ठीक हूं। पर सुरेश की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से अनीता का हाथ पकड़ने की कोशिश की। अब अनीता का धैर्य टूट गया। उसने झटके से अपना हाथ खींच लिया और ऊंची आवाज में बोली, हटिए यहां से। सुरेश चौंक गया। उसने इधर उधर देखा कि कहीं बाकी मरीज जाग तो नहीं गए, लेकिन वार्ड में बाकी सब गहरी नींद में थे। उसने जल्दी से अनीता को समझाने की कोशिश की, चुप रहो, आवाज मत करो, लोग गलत समझेंगे। अनीता के लिए यह पल बहुत डरावना था। वो अकेली थी, मां बाहर गई थी और सामने ये आदमी था जो उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा था। वो रोना चाहती थी, लेकिन आवाज दबा ली। सुरेश ने फिर कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम यहां अकेली हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अनीता ने कांपते हुए कहा, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, आप यहां से जाइए। लेकिन सुरेश खड़ा होने की बजाय और करीब झुक गया।
उसने दवा देने का बहाना बनाया और धीरे से उसके गले के पास हाथ ले गया। अनीता ने उसे धक्का दे दिया और चिल्लाने ही वाली थी कि सुरेश ने हाथ से उसका मुंह दबा दिया। उस पल अनीता की आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो खुद को छुड़ाने के लिए तड़पने लगी। सुरेश ने दबे स्वर में कहा, चुप, अगर शोर मचाया तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। सब सो रहे हैं, तुम्हें ही लोग दोष देंगे कि तुमने मुझे उकसाया। ये सुनकर अनीता का दिल टूट गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अस्पताल जैसा सुरक्षित जगह, समझा जाने वाला स्थान, उसके लिए डर का अड्डा बन जाएगा। कुछ ही पलों बाद अचानक किसी दूसरे मरीज की कराह सुनाई दी और नर्स अंदर आई। नर्स को देखते ही सुरेश झटके से पीछे हट गया और ऐसे दिखाने लगा जैसे वो अनीता का तकिया ठीक कर रहा हो। क्या हुआ, तुम जाग क्यों रही हो? नर्स ने अनीता से पूछा। अनीता का गला सूख गया था। वो कुछ कह नहीं पाई, बस धीरे से बोली, नींद नहीं आ रही। नर्स ने सिर हिलाया और बोली, सो जाओ, वरना तबीयत और बिगड़ जाएगी। इतना कहकर नर्स दूसरे बेड की तरफ चली गई। सुरेश ने अनीता को देखा और होंठों पर हल्की मुस्कान लाई, जैसे कह रहा हो, देखा, तुम कुछ नहीं कर सकती। उस रात अनीता ने बिल्कुल भी नींद नहीं ली। आंखों में आंसू भरे रहे और दिल में डर समाया रहा। उसे लग रहा था कि आने वाली रातें और भी खतरनाक होंगी। यही वह पल था जब अनीता ने मन ही मन तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सुरेश की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन कैसे? वो अकेली थी, गरीब थी और अस्पताल का माहौल पूरी तरह सुरेश जैसे लोगों के बस में था। रात खत्म हुई, लेकिन उस डर की आहट अनीता की आत्मा तक उतर चुकी थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांकते ही वार्ड में हलचल शुरू हो गई। नर्सें दवाइयां बांट रही थीं, डॉक्टर राउंड पर आए और मरीज अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। लेकिन अनीता का चेहरा सूजा हुआ लग रहा था। रात की जाग और डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहे थे। मां लौट आई थी और उसने बेटी से पूछा, क्या हुआ बिटिया, तूने ठीक से नींद क्यों नहीं ली? अनीता ने झूठ बोल दिया, बस मां, वार्ड की रोशनी बहुत तेज थी, नींद नहीं आई। मां को क्या पता था कि उसकी बेटी किस खौफ से गुजर चुकी है। वार्ड बॉय सुरेश सुबह भी वहां मौजूद था। अनीता ने उसे देखा तो नजरें झुका लीं, लेकिन सुरेश ने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने बाकी मरीजों को पानी दिया, किसी का बेड ठीक किया और जाते जाते अनीता की ओर देखकर हल्की मुस्कान छोड़ गया। उस मुस्कान में छिपा डरावना राज सिर्फ अनीता ही समझ रही थी। दिन तो किसी तरह कट गया, लेकिन अनीता के मन में बार बार यही सवाल उठता रहा, अगर रात को फिर वही हुआ तो? मां तो रोज बाहर दवा लेने जाएगी और मैं अकेली रह जाऊंगी। रात हुई, मां पास ही कुर्सी पर बैठी थी। सुरेश वार्ड में आया और धीरे धीरे काम करता हुआ इधर उधर घूमने लगा। जब उसने देखा कि अनीता की मां मौजूद है तो वो सीधा उसके बेड की तरफ नहीं गया, लेकिन जाते जाते उसने अनीता की तरफ ऐसी नजर डाली कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। करीब 10 बजे सुरेश बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद नर्स आई। उसने कहा, अनीता की मां जी, आपसे बाहर फार्मेसी में बात करनी है, दवा लानी है अभी। मां उठकर बाहर चली गई। अनीता का दिल धक धक करने लगा। उसे लग रहा था जैसे ये सब पहले से प्लान किया गया हो। कुछ ही देर में सुरेश वापस आया। इस बार उसके हाथ में सिर्फ पानी की बोतल थी। उसने पास आकर कहा, लो, ये दवा के साथ पानी पीना है। अनीता ने घबराकर कहा, नहीं चाहिए। नर्स ने तो कुछ नहीं कहा। सुरेश ने झुकते हुए कहा, तुम बहुत डरती हो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस थोड़ा ख्याल रखूंगा। उसके बोलते ही अनीता की सांसें तेज हो गईं। उसने देखा सुरेश का हाथ धीरे धीरे बेडशीट के किनारे पर फिसल रहा है। अनीता ने झटके से अपना शरीर पीछे किया। आपको समझ नहीं आता? यहां से जाइए, अनीता ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा। सुरेश ने होठों पर उंगली रखी। श्श, अगर तुम चिल्लाई तो तुम्हें ही लोग दोष देंगे, कहेंगे कि तुम जवान लड़की हो, अकेली हो और मैंने तो बस मदद की थी। लोग तुम्हारी इज्जत पर उंगली उठाएंगे। ये सुनकर अनीता का खून सूख गया। उसके मन में डर और गुस्सा दोनों उमड़ने लगे। सुरेश ने और करीब आते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, यहां बहुत सी लड़कियां आती हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा मासूम चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं,
बस मेरा साथ दे दो, सब आसान हो जाएगा। अनीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने जोर से कहा, भगवान के लिए दूर हटो। लेकिन सुरेश ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। अनीता ने पूरी ताकत से धक्का दिया और बेड के किनारे से पीछे हट गई। तभी वार्ड में किसी मरीज ने जोर से खांसा और सुरेश घबरा गया। उसने हाथ छोड़ दिया और पीछे हटकर बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो तुम्हें ही सब बदनाम करेंगे। इतना कहकर वो जल्दी से बाहर चला गया। अनीता का दिल कांप रहा था। वो फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन आवाज दबा ली। कुछ ही मिनटों बाद मां वापस आई और उसे रोते देखा। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटी? अनीता ने आंसू पोंछकर कहा, कुछ नहीं मां, बस दर्द बढ़ गया है। मां ने सिर सहलाया, लेकिन अनीता के मन में एक तूफान चल रहा था। उस रात उसने ठान लिया कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो वो टूट जाएगी, लेकिन शिकायत करने से पहले उसे सबूत चाहिए था। अगले दिन अनीता ने ध्यान से देखा कि सुरेश बार बार उसी के पास आता है, जबकि दूसरे मरीजों के लिए बस औपचारिक काम करता है। उसकी नजरें पीछा करती रहतीं। अब अनीता को समझ आ गया था कि ये आदमी उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। शाम होते होते अनीता ने तय किया कि वो अकेली नहीं डरेगी। उसने मन में सोचा कि अगली बार जब सुरेश उसकी निजी जगह में घुसने की कोशिश करेगा तो वो किसी तरह उसकी हरकत का सबूत जुटाएगी। रात आई, मां फिर बाहर चली गई। वार्ड में वही सन्नाटा। और ठीक उसी वक्त सुरेश फिर से अंदर आया। इस बार उसके चेहरे पर बेहिचक मुस्कान थी। आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो, उसने कहा और धीरे धीरे बेड के पास झुक गया। अनीता ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन दिल में ठान लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे रंगे हाथ पकड़ूंगी। वार्ड के अंदर अब अनीता की नजरें हर वक्त चौकन्नी रहती थीं। दिन में वो शांत और सामान्य दिखने की कोशिश करती, लेकिन भीतर ही भीतर उसका दिमाग लगातार किसी उपाय की खोज में लगा रहता। रात के समय सुरेश की हरकतें बढ़ती जा रही थीं, और अगर उसे रोका न गया तो हालात और बिगड़ सकते थे। अनीता ने तय कर लिया था कि अब वो चुप नहीं बैठेगी, लेकिन सीधी शिकायत करना आसान नहीं था। वो जानती थी कि लोग पहले उसी पर सवाल उठाएंगे। क्यों चुप रही? पहले क्यों नहीं बोली? और सबसे बड़ा डर यह था कि कहीं अस्पताल वाले भी सब दबा न दें। इसलिए अब उसे चाहिए था सबूत। उस दिन दोपहर में जब मां कैंटीन में खाना लेने गई हुई थी, अनीता ने पास वाली बेड पर लेटी एक लड़की मीरा से धीरे से कहा, मीरा दीदी, मैं आपसे एक बात करूं, पर प्लीज किसी से कहना मत। मीरा उसकी ओर मुड़ी। उसकी उम्र 30-35 साल रही होगी। चेहरे पर सहानुभूति थी। उसने धीरे से कहा, क्या बात है? अनीता ने हिम्मत करके सारी बात बता दी। कैसे सुरेश रात में बहाने बनाकर उसके पास आता है, कैसे छूने की कोशिश करता है, और कैसे धमकाता है कि किसी ने विश्वास नहीं किया तो उसकी ही बदनामी होगी। मीरा सुनकर हैरान रह गई। उसने गहरी सांस ली और बोली, मैंने भी देखा है, वो तुझे ज्यादा घूरता है। लेकिन बेटा, ये बहुत मुश्किल मामला है। ऐसे लोग चालाक होते हैं। अगर तू शिकायत करेगी तो तुझ पर ही सवाल उठाएंगे। तो फिर क्या करूं दीदी? क्या मैं बस यूं ही डरती रहूं? अनीता की आंखें भर आईं। मीरा कुछ देर सोचती रही, फिर धीरे से बोली, देख, अगर तू उसका सच सामने लाना चाहती है तो सबूत चाहिए। आजकल मोबाइल सबके पास होता है। तेरे पास मोबाइल है ना? अनीता ने सिर हिलाया। हां, मां के पास है, लेकिन यहां फोटो या वीडियो लेना मना है। मीरा मुस्कुराई। मना तो है, पर अगर अपनी इज्जत बचानी हो तो कभी कभी नियम तोड़ने पड़ते हैं। अगली बार जब वो तेरे पास आए तो मोबाइल छुपाकर रिकॉर्ड करना। कम से कम तेरे पास कुछ होगा दिखाने के लिए। अनीता ने पहली बार थोड़ी राहत महसूस की। हां, यही तरीका हो सकता है। शाम को जब मां लौटी, अनीता ने बहाने से मोबाइल अपने पास रख लिया। मां ने सोचा कि बेटी शायद गाने सुनकर मन हल्का करेगी, लेकिन अनीता का इरादा कुछ और था। रात गहराई। वार्ड में मरीज धीरे धीरे नींद में डूब गए। चारों ओर सिर्फ पंखे की घर्र घर्र और बीच बीच में किसी के कराहने की आवाज। अनीता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानती थी कि आज फिर सुरेश आएगा और आज उसे अपनी हिम्मत दिखानी होगी। करीब 11 बजे दरवाजा धीरे से खुला। वही परिचित कदमों की आहट।
अनीता ने पलकें आधी बंद करके ऐसे दिखाया जैसे वो सो रही हो, लेकिन उसका दायां हाथ चुपके से चादर के नीचे मोबाइल पर था, कैमरा ऑन करके। सुरेश धीरे धीरे पास आया। उसके चेहरे पर वही शिकारी मुस्कान थी। वो झुककर बोला, नींद आ गई मेरी गुड़िया को। अनीता का पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत की और चुप रही। सुरेश ने पानी की बोतल रखी और बेडशीट ठीक करने का बहाना करते हुए उसके कंधे को छुआ। फिर उसकी उंगलियां धीरे धीरे नीचे फिसलने लगीं। अनीता अब और सहन नहीं कर पाई। उसने झटके से आंखें खोलीं और ऊंची आवाज में कहा, क्या कर रहे हो तुम? सुरेश चौंक गया। उसने तुरंत हाथ पीछे खींचा और बोला, अरे मैं तो बस बेड ठीक कर रहा था। तुम गलत समझ रही हो। लेकिन तभी अनीता ने चादर से मोबाइल बाहर निकाला और कैमरे का रिकॉर्डिंग स्क्रीन दिखा दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में हिम्मत। सब रिकॉर्ड हो गया है। अगर तुमने फिर से पास आने की कोशिश की तो सीधे पुलिस में दूंगी। सुरेश के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ पल के लिए सन्न रह गया। फिर उसने जल्दी से चारों ओर देखा कि कहीं किसी और ने सुन तो नहीं लिया। देखो बिटिया, गुस्से में मत आओ। मोबाइल बंद कर दो। कोई फायदा नहीं होगा। लोग तुम पर ही शक करेंगे। मैं सबको कह दूंगा कि तुमने ही मुझे बुलाया था। सुरेश ने धमकाने की कोशिश की। अनीता ने कांपती आवाज में कहा, चुप रहो। अब तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगी। फिर से छुआ तो सबके सामने वीडियो चलाऊंगी। ये सुनते ही सुरेश के माथे पर पसीना आ गया। उसने आंखें तरेरीं और धीरे से बोला, ठीक है, देखते हैं कितनी हिम्मत है तुम में। इतना कहकर वो तेजी से वार्ड से बाहर चला गया। अनीता के हाथ कांप रहे थे। उसने तुरंत मोबाइल छुपा लिया और गहरी सांस ली। उसे लग रहा था जैसे उसने पहली बार इस डरावने खेल में एक छोटी जीत हासिल की हो। सुबह होते ही उसने मीरा को सब बताया। मीरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तूने बहुत हिम्मत दिखाई। अब यह सबूत तेरी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अभी सावधान रहना। ऐसे लोग आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। अनीता जानती थी कि मीरा सही कह रही है। सुरेश अब और खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसके पास अब एक हथियार था, सबूत। उस दिन से अनीता का आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ गया। वो पहले की तरह डर कर चुप नहीं बैठी। जब भी सुरेश उसकी तरफ देखता तो वो नजरें झुकाने की बजाय सीधी आंखों में देखती। अब उसकी आंखों में डर के साथ साथ गुस्सा भी झलकने लगा था। सुरेश ने भी यह महसूस किया। उसके लिए ये आसान शिकार अब मुश्किल हो गया था। उसने मन ही मन ठान लिया कि इस लड़की को किसी तरह सबक सिखाना होगा, वरना उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अनीता को अंदाजा नहीं था कि आगे का खेल और भी खतरनाक होने वाला है। अनीता ने जिस रात मोबाइल से सुरेश की हरकत रिकॉर्ड की थी, उसके बाद उसके भीतर एक नई ताकत आ गई थी। अब वो पहले जैसी मासूम और डरपोक नहीं दिख रही थी। उसकी आंखों में हिम्मत थी, लेकिन यही बात सुरेश को खटक रही थी। वो जानता था कि अगर ये लड़की सच में आवाज उठा देगी तो उसकी नौकरी, उसकी इज्जत और शायद जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उसने सोचा, अगर अनीता मुझे फंसा सकती है तो क्यों ना मैं पहले ही उसे बदनाम कर दूं। जब लोगों की नजर में वही गिरी हुई साबित होगी, तब उसका वीडियो किसी काम का नहीं रहेगा। अगले दिन सुबह सुरेश ने वार्ड के बाहर चाय पीते हुए 2 और वार्ड बॉय से बातें शुरू की। धीरे धीरे उसने अनीता का नाम लेते हुए इशारों में कहना शुरू कर दिया, अरे यार, ये नई लड़की बड़ी चालाक है। दिखती मासूम है, पर रात में अपने पास बुलाती है। मुझे तो लगता है ये जानबूझकर मुझसे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दूसरे वार्ड बॉय हैरान रह गए। एक ने हंसते हुए कहा, सच में? तू मजाक कर रहा है ना? सुरेश ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, नहीं भाई, मैं मजाक क्यों करूंगा। अगर विश्वास ना हो तो कभी रात में खुद देख लेना। ऐसी लड़कियां बाहर से शरीफ लगती हैं, लेकिन अंदर से। उसकी बात बीच में ही रह गई, लेकिन उसका इशारा साफ था। धीरे धीरे ये बात नर्सों तक भी पहुंची। नर्सें आपस में कानाफूसी करने लगीं। कोई खुलकर नहीं कहता, लेकिन अब उनकी नजरें अनीता पर बदलने लगीं। अनीता को यह बदलाव जल्दी समझ आ गया। नर्सें उससे पहले जैसी हमदर्दी से बात नहीं करती। कोई दवा देते वक्त ताना मार देती, अब ज्यादा नाटक मत करना। ये सब देखकर अनीता का दिल टूटने लगा। उसने मीरा से कहा, दीदी देखो ना, सबकी नजरें बदल गई हैं। क्या ये सुरेश की वजह से हो रहा है? मीरा ने गहरी सांस ली और कहा, हां अनीता, यही उसकी चाल है।
वो चाहता है कि लोग तुझ पर शक करें ताकि तेरी आवाज दब जाए। लेकिन तू हार मत मान, तेरे पास सबूत है। अनीता ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से वो बहुत परेशान हो गई थी। उस रात फिर सुरेश वार्ड में आया। इस बार उसका अंदाज बदला हुआ था। वो सीधे अनीता के पास आया और बहुत पास झुककर बोला, कैसा लग रहा है? देख रही हो ना, सब लोग अब तुझ पर शक करने लगे हैं। तू अगर चाह भी ले कि मुझे फंसा दे तो कोई विश्वास नहीं करेगा। सब यही कहेंगे कि गलती तेरी थी। अनीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, तू चाहे जितनी चालें चल ले, मैं चुप नहीं बैठूंगी। सच सामने आकर रहेगा। सुरेश हंस पड़ा। सच? किसके सामने? तेरी मां गरीब है, तेरा कोई बड़ा सहारा नहीं है, तू अकेली क्या कर लेगी? अगर पुलिस में गई भी तो लोग कहेंगे कि वार्ड बॉय गरीब है और तू ही उसे फंसाने आई है। यह समाज हमेशा औरत को ही दोष देता है। यह सुनकर अनीता का दिल कांप गया। सुरेश की बातें सच भी लग रही थीं, लेकिन उसी समय उसके भीतर से एक आवाज आई, अगर मैं डर गई तो यह आदमी और लड़कियों को भी इसी तरह सताता रहेगा। मुझे कुछ करना ही होगा। उसने आंसू पोंछे और कहा, सुरेश, तेरी ये आखिरी चाल है। तू देख लेना, एक दिन सबके सामने तेरा असली चेहरा आएगा। सुरेश ने उसकी तरफ झुककर कान में फुसफुसाया, अगर तूने ज्यादा बहादुरी दिखाई तो तेरे और तेरी मां के लिए यह अस्पताल नर्क बना दूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। अनीता सारी रात सोचती रही। मन में डर भी था, लेकिन अब गुस्सा उससे बड़ा हो चुका था। वो जानती थी कि यह लड़ाई आसान नहीं है। सुबह उसने मां से कहा, मां, अगर मुझे कुछ हो जाए तो डरो मत, बस ये मोबाइल हमेशा संभाल कर रखना। मां चौंक गई। क्या कह रही है बेटी? अनीता ने टाल दिया। कुछ नहीं मां, बस एहतियात के लिए कह रही हूं। उसी दिन मीरा ने उसे सलाह दी, अगर तुझे सच में सुरेश की करतूत उजागर करनी है तो सिर्फ वीडियो काफी नहीं, तुझे चाहिए कि कोई और भी गवाह बने। ऐसा गवाह थे जो सबके सामने सच बोल सके। अनीता सोच में पड़ गई, लेकिन उसे समझ आ गया कि अगला कदम गवाह जुटाना होगा। इधर सुरेश भी अपनी चालें तेज कर चुका था। उसने 2 नर्सों से हंसते हंसते कह दिया, कल रात फिर वही लड़की मुझे अपने पास बुला रही थी, मैं तो डर के मारे भाग आया। नर्सें हंस पड़ीं, लेकिन उनके मन में अब अनीता के लिए शक गहराता जा रहा था। धीरे धीरे पूरा वार्ड 2 हिस्सों में बांटने लगा। कुछ लोग सोचते कि अनीता सच कह रही है, तो कुछ मानते कि ये लड़की ही गड़बड़ है। पर असली खेल तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि सुरेश ने मन ही मन ठान लिया था कि अगर अनीता उसके खिलाफ खड़ी होगी तो वो उसे ऐसा जाल में फंसाएगा कि वो हमेशा के लिए बदनाम हो जाए। सुरेश की बेताबी बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि अनीता उसके लिए खतरा बन चुकी है। उस रात के बाद से अनीता की आंखों में डर नहीं है, बल्कि चुनौती दिखाई देने लगी थी, और यही बात सुरेश को बेचैन कर रही थी। वो जानता था कि अगर उसने समय रहते कदम न उठाया तो अनीता उसका करियर और जीवन दोनों बर्बाद कर देगी। अब उसने तय कर लिया था कि अनीता को ऐसा फंसाना होगा कि कोई भी उसकी बात पर भरोसा न करे। उसके दिमाग में एक एक करके योजनाएं बनने लगीं। चाल की शुरुआत एक दिन वार्ड में सफाई करते हुए सुरेश ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, आजकल कुछ मरीज बहुत चालाक हो गए हैं। इलाज कराने आए हैं या कोई और नाटक करने? वार्ड में मौजूद 2 नर्सें हंस पड़ीं और पूछ बैठीं, कौन? किसकी बात कर रहे हो? सुरेश ने सिर हिलाते हुए इशारा किया। किसी का नाम क्यों लूं? सब समझदार हैं। बस इतना कह दूं कि कुछ लोग रात में हमें बुलाते हैं और सुबह हमें ही बदनाम करते हैं। नर्सों ने आंखें बड़ी कर लीं। अब बात सीधी अनीता पर जा रही थी, लेकिन कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता। धीरे धीरे यह फुसफुसाहट पूरे वार्ड में फैल गई। अनीता को यह बदलाव साफ महसूस हुआ। जब वह नर्स से पानी मांगती तो नर्स टेढ़ी नजर से देखती। कोई दवा देने से पहले कहती, अब ज्यादा ड्रामा मत करना। यह सब देखकर अनीता का दिल टूटने लगता। उसने मीरा से कहा, दीदी, देख रही हो ना, सब लोग मुझे गलत समझने लगे हैं। कहीं सचमुच मेरी बात कोई न माने तो? मीरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डर मत अनीता, याद रख, सच देर से ही सही लेकिन सामने आता है। तू बस धैर्य रख और सही मौके का इंतजार कर। सुरेश ने सिर्फ अफवाहों तक खुद को सीमित नहीं रखा। उसने अपने 2 साथी वार्ड बॉय को भी शामिल कर लिया। उन्हें उसने शराब पिलाकर कहा, देखो, अगर तुम दोनों मेरी मदद करोगे तो तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा।
बस इतना करना है कि एक रात को इस लड़की के बेड के पास खड़े रहना, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। फिर सबको लगेगा कि लड़की खुद ही हमें बुलाती है। दोनों पहले झिझके, लेकिन फिर लालच और सुरेश के दबाव में मान गए। सुरेश का प्लान साफ था। वो अनीता पर झूठा आरोप लगाएगा कि वो रात में वार्ड बॉयज को बुलाती है, और जब ये बात फैल जाएगी तो अनीता के वीडियो या आरोप किसी काम के नहीं रहेंगे। अनीता की बेचैनी उधर। अनीता अब हर वक्त सतर्क रहने लगी थी। रात को वो सो भी नहीं पाती थी। मोबाइल हमेशा तकिए के नीचे रखती। जैसे ही कोई आहट होती, उसकी सांसें तेज हो जातीं। उसकी मां को भी धीरे धीरे कुछ समझ आने लगा था। उसने बेटी से पूछा, बेटिया, तू रात रात भर क्यों जागती रहती है? कुछ छुपा रही है ना? अनीता की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसने मां को पूरी बात नहीं बताई। बस इतना कहा, मां, यहां कुछ लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। मां का दिल कांप गया। उसने बेटी को गले लगा लिया और कहा, बेटी, तू अकेली मत लड़ना। अगर कुछ गलत है तो आवाज उठा, चाहे कुछ भी हो, मैं तेरे साथ हूं। अनीता को मां के शब्दों से थोड़ी ताकत मिली। एक रात सुरेश ने अपनी योजना को अंजाम देने की कोशिश की। उसने अपने दोनों साथी वार्ड बॉय को लेकर वार्ड में प्रवेश किया। समय वही, करीब 11 बजे। तीनों धीरे धीरे अनीता के बेड के पास आए। सुरेश ने इशारे से दोनों को पास खड़ा कर दिया और खुद झुककर अनीता के कान के पास बोला, देखा, आज रात तू हमें रोक नहीं पाएगी, और अगर चीखी चिल्लाई तो सबको यही लगेगा कि तूने हमें खुद बुलाया है। अनीता का खून खौल उठा। उसने तुरंत मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। इस बार उसने सोने का नाटक नहीं किया। सीधी आंखों में देखते हुए कहा, सुरेश, तेरी हरकतें सबूत बन चुकी हैं। तू चाहे जितने लोग बुला ले, अब तेरा बचना मुश्किल है। सुरेश सकपका गया। उसने मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन अनीता ने जोर से चिल्ला दिया, मदद, मदद, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। उसकी आवाज सुनकर मीरा और पास के 2 और मरीज जाग गए। उन्होंने तुरंत शोर मचाया। वार्ड में हड़कंप मच गया। नर्सें भागकर आईं और देखा कि सुरेश और उसके साथी अनीता के पास खड़े हैं। अनीता रोते हुए बोली, ये लोग रात रात भर मेरे पास आते हैं, मैंने सब रिकॉर्ड किया है। नर्सें चौंक गईं। सुरेश तुरंत बचाव में बोला, गलत मत समझिए, ये लड़की ही हमें बुलाती है। हम तो बस देखने आए थे कि सब ठीक है या नहीं। लेकिन माहौल बदल चुका था। पहली बार कुछ गवाह सामने थे, मीरा और अन्य मरीज। उन्होंने सबके सामने कहा, हां, हमने देखा है, ये लोग अक्सर रात में अनीता के पास आते हैं। आज तो हमें भी शक हो गया था। सुरेश की चाल पहली बार उल्टी पड़ गई। सुबह होते ही इस घटना की चर्चा पूरे अस्पताल में फैल गई। अब मामला छुपाना आसान नहीं था। नर्सें और ड्यूटी डॉक्टर दोनों हैरान थे। सुरेश ने कोशिश की कि सबको समझा सके, ये लड़की हमें बदनाम करना चाहती है, खुद बुलाती है और फिर ड्रामा करती है। लेकिन अब उसके खिलाफ कई गवाह मौजूद थे, और सबसे बड़ा हथियार था अनीता का मोबाइल रिकॉर्डिंग। अनीता ने मीरा को धीरे से कहा, दीदी, अब वक्त आ गया है, मुझे यह वीडियो सही जगह पहुंचाना होगा। अब अनीता ने तय कर लिया था कि वह सीधे प्रशासन या पुलिस तक जाएगी, लेकिन उसे डर था कि अस्पताल प्रबंधन पहले मामले को दबाने की कोशिश करेगा। मीरा ने सुझाव दिया, तू सीधे मीडिया या किसी महिला संगठन को बता दे, तब प्रबंधन भी मजबूर हो जाएगा। अनीता को यह विचार अच्छा लगा, लेकिन साथ ही जोखिम भरा भी। अगर मीडिया में बात गई तो उसकी पहचान भी सामने आ सकती थी। फिर भी उसने निश्चय किया कि अब डर कर चुप नहीं बैठना, क्योंकि अब यह सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं थी, ये उन तमाम लड़कियों की लड़ाई थी जो ऐसे शिकार बनती रहती हैं। अनीता अब अंतिम तैयारी में थी, और सुरेश हार मानने की बजाय और भी खतरनाक चाल चलने वाला था। सुबह का समय था। वार्ड में सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। पिछली रात की घटना अब हर किसी के जहन में घूम रही थी। नर्सें आपस में फुसफुसा रही थीं, मरीज चौकन्ने थे, और वार्ड बॉय भी एक दूसरे की शक्ल देखने से कतराते थे। सुरेश, जो हमेशा अकड़कर घूमता था, अब थोड़ा घबराया हुआ दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हार का डर नहीं, बल्कि बदला लेने की आग जल रही थी। ये लड़की मुझे बर्बाद कर सकती है। अगर मैं अभी कुछ नहीं करता तो मेरी नौकरी, मेरा नाम, सब खत्म हो जाएगा, उसने मन ही मन सोचा। दूसरी ओर
अनीता के चेहरे पर थकान थी, लेकिन मन में दृढ़ता। मीरा उसके पास आई और बोली, अब देर मत कर, जितना समय बीतेगा सुरेश उतनी चालें चलेगा। सबूत सीधे किसी बड़े अधिकारी तक पहुंचा। अनीता ने सिर हिलाया। हां दीदी, आज ही मैं मुख्य नर्स मैट्रन से मिलकर सब दिखाऊंगी। उसकी मां ने भी हाथ पकड़कर कहा, बेटी तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं, चाहे लोग कुछ भी कहें। अनीता ने मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग चेक की। सबूत साफ था। सुरेश की आवाज, उसकी धमकियां और गवाहों की मौजूदगी। उसे उम्मीद थी कि अब सच्चाई दबाई नहीं जा सकती। दोपहर होते ही अनीता और मीरा ने साहस जुटाया और सीधे अस्पताल की मैट्रन के ऑफिस पहुंची। मैट्रन एक सख्त लेकिन न्यायप्रिय महिला थीं। उन्होंने दोनों को देखते ही पूछा, क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? अनीता ने कांपती आवाज में कहा, मैडम, मुझे एक वार्ड बॉय परेशान कर रहा है। रात रात भर मेरे पास आता है, मुझे गलत तरीके से छूता है और धमकाता भी है। मेरे पास सबूत है। मैट्रन चौंक गईं। उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद किया और गंभीर स्वर में कहा, कौन है वो और सबूत दिखाओ। अनीता ने मोबाइल बढ़ाया। मैट्रन ने ध्यान से वीडियो देखा। सुरेश की आवाज और हरकतें बिल्कुल साफ थीं। उनके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। यह बहुत गंभीर मामला है, उन्होंने कहा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें पता है ये बात बाहर जाएगी तो अस्पताल की बदनामी होगी। प्रबंधन चाहेगा कि मामला दबा दिया जाए। अनीता ने दृढ़ स्वर में कहा, मैडम, मैं चुप नहीं रह सकती। अगर मामला दबाया गया तो वो और लड़कियों को भी परेशान करेगा। मैं चाहती हूं कि उसे सजा मिले। मैट्रन ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं मेडिकल सुपरिंटेंडेंट से बात करूंगी, लेकिन तुम्हें मजबूत रहना होगा। उधर सुरेश को खबर लग गई थी कि अनीता मैट्रन से मिलने गई है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अपने 2 साथी वार्ड बॉय को बुलाया और बोला, अब मामला हाथ से निकल रहा है, हमें कुछ करना होगा। अगर वीडियो उनके पास पहुंच गया तो सब खत्म हो जाएगा। एक साथी बोला, तो क्या करें? लड़की तो सीधे अफसरों तक पहुंचने वाली है। सुरेश ने सोचा और बोला, हमें पहले ही उसे झूठे केस में फंसाना होगा। सबको यकीन दिलाना होगा कि वही गलत है। अगर उसका चरित्र संदिग्ध साबित हो गया तो कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। उसके मन में एक खतरनाक योजना बनने लगी। सुरेश ने अगले दिन नर्सों के बीच अफवाह फैलाना शुरू किया। कल रात मैंने खुद देखा कि अनीता किसी बाहर के लड़के से फोन पर अजीब बातें कर रही थीं। लगता है उसका चक्कर कहीं और चल रहा है। कुछ नर्सें चौंकीं, कुछ हंसी, लेकिन अफवाह धीरे धीरे फैलने लगी। उसने अपने साथी से भी कहा कि डॉक्टरों के सामने झूठा बयान दो। अगर कोई पूछे तो कह देना कि हमने कई बार देखा है कि अनीता खुद हमें बुलाती है, तब लोग उसे ही दोषी मानेंगे। उसी शाम मैट्रन ने मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को बुलाया। ऑफिस में मीटिंग हुई, जहां अनीता और मीरा भी मौजूद थीं। अनीता ने पूरा वीडियो चलाया। सुरेश की आवाज गूंज रही थी, अगर तूने आवाज उठाई तो तेरे और तेरी मां के लिए यह अस्पताल नर्क बना दूंगा। दिन सुपरिंटेंडेंट का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, यह मामला बहुत गंभीर है, हम तुरंत जांच कमेटी बनाएंगे। जब तक जांच पूरी नहीं होती सुरेश को ड्यूटी से हटाया जाएगा। अनीता को पहली बार राहत की सांस मिली, लेकिन सुरेश, जिसने बाहर से ही यह मीटिंग होते देखी थी, आग बबूला हो गया। उसने मन ही मन कसम खाई, अगर मुझे ड्यूटी से हटाया तो मैं इस लड़की की जिंदगी तबाह कर दूंगा। रात को अनीता अपनी मां से लिपटकर रो पड़ी। मां, मुझे डर लग रहा है, अगर उसने मुझे या हमें कुछ नुकसान पहुंचाया तो। मां ने उसके आंसू पोंछे और कहा, बेटी, डर को दिल से निकाल दे। जब तू सच के लिए लड़ रही है तो भगवान भी तेरे साथ है, और मैं भी। मीरा ने भी उसका हौसला बढ़ाया, याद रख, अब तू अकेली नहीं है, अब प्रबंधन और गवाह दोनों तेरे साथ हैं। अगली सुबह वार्ड में अफरा तफरी मच गई। 2 नर्सें आपस में बात कर रही थीं। सुना तुमने? सुरेश कह रहा है कि अनीता ही उसे फंसा रही है क्योंकि उसे मुफ्त इलाज चाहिए था और उसने बदले में ऐसा कर दिया। दूसरी नर्स बोली, हां, यह भी हो सकता है, आजकल लड़कियां भी तो चालाक हो गई हैं। ये बातें सुनकर अनीता का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि सुरेश हार नहीं मानेगा। अब लड़ाई सिर्फ सच और झूठ की नहीं रह गई थी, यह सम्मान, विश्वास और समाज की सोच की भी लड़ाई थी।
अनीता जानती थी कि सुरेश अफवाहों से उसका चरित्र बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अगर वह पीछे हटी तो उसकी चुप्पी सुरेश की जीत होगी। उसने मीरा से कहा, दीदी, अब मुझे सिर्फ अस्पताल प्रबंधन पर भरोसा नहीं, मुझे पुलिस तक जाना होगा। मीरा ने दृढ़ स्वर में कहा, हां अनीता, अब यही सही रास्ता है। अब खेल और बड़ा होने वाला था। सुरेश एक ओर अपनी चालों से अनीता को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था और दूसरी ओर अनीता सच के हथियार से उसके खिलाफ पुलिस तक जाने की तैयारी कर रही थी। अनीता ने पूरी रात करवटें बदलते हुए बिताई। डर और साहस उसके दिल में लगातार लड़ते रहे। सुरेश की धमकियां याद आते ही दिल कांप उठता, लेकिन वीडियो की आवाज सुनते ही हिम्मत लौट आती। उसने निश्चय कर लिया, अब ये खेल अस्पताल की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहेगा। मैं पुलिस तक जाऊंगी। सुबह मीरा ने कहा, अनीता, आज छुट्टी ले ले, हम दोनों मिलकर थाने चलते हैं। अनीता की मां भी साथ चलने पर अड़ी। तीनों ने चुपचाप अस्पताल के बाहर से ऑटो लिया और सीधे नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचे। थाने के बाहर पहुंचते ही अनीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लग रहा था जैसे सारी दुनिया उसकी ओर देख रही है। मीरा ने उसका हाथ दबाया। डर मत, यहां आकर तूने सही कदम उठाया है। अंदर ड्यूटी पर बैठे महिला पुलिस अधिकारी ने उन्हें बैठने को कहा। अनीता ने कांपते हुए कहा, मैडम, मैं हॉस्पिटल में भर्ती मरीज हूं। वहां का वार्ड बॉय मुझे कई दिनों से परेशान कर रहा है। वो रात में मेरे पास आता है, गलत तरीके से छूता है और धमकाता है। मेरे पास सबूत भी है। पुलिस अधिकारी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, सबूत दिखाओ। अनीता ने मोबाइल से वीडियो चला दिया। सुरेश की आवाज और हरकतें सुनकर अधिकारी ने तुरंत कहा, यह मामला बहुत गंभीर है, हम एफआईआर दर्ज करेंगे। अनीता ने पहली बार राहत महसूस की। उसे लगा जैसे उसके कंधों से भारी बोझ उतर गया हो। पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की और आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी। खबर फैलते ही अस्पताल में हलचल मच गई। प्रबंधन के लिए यह बड़ा झटका था। अब मामला मीडिया तक पहुंच सकता था। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। अगर मीडिया को खबर लगी तो अस्पताल की साख मिट्टी में मिल जाएगी, उन्होंने कहा। हमें तुरंत सुरेश को निलंबित करना होगा। जब सुरेश को पता चला कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपने साथी वार्ड बॉय से कहा, अब वो लड़की बच नहीं पाएगी। अगर मुझे जेल जाना पड़ा तो मैं उसकी जिंदगी नरक बना दूंगा। उसने अपने पुराने दोस्तों को फोन किया जो बाहर की दुनिया में बदनाम कामों में शामिल थे। मुझे उस लड़की को सबक सिखाना है। वो खुद थाने तक चली गई है। अब वो मेरी बर्बादी का कारण बनेगी, उसने कहा। दोस्तों ने पूछा, क्या करना है? सुरेश बोला, बस इतना कि उसे अस्पताल से बाहर निकलते ही डर दिखाना है, ताकि वो खुद शिकायत वापस ले ले। वार्ड में अब अजीब माहौल हो गया था। कुछ मरीज अनीता की हिम्मत की सराहना कर रहे थे। मीरा और कुछ नर्सें खुलकर उसके साथ खड़ी थीं। लेकिन कुछ लोग सुरेश की अफवाहों पर यकीन करके कहते, कौन जाने सच्चाई क्या हो, आजकल लड़कियां भी तो जल्दी शिकायत कर देती हैं। ये बातें सुनकर अनीता का दिल टूटता, लेकिन वह खुद को याद दिलाती, मुझे सिर्फ सच की लड़ाई लड़नी है, बाकी लोग क्या सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन पुलिस टीम सीधे अस्पताल पहुंची। उन्होंने वार्ड का निरीक्षण किया, मरीजों और स्टाफ से बयान लिए। मीरा और कुछ मरीजों ने साफ कहा कि उन्होंने सुरेश को अनीता के पास आते देखा है। यह बयान अनीता के लिए ढाल की तरह था। पुलिस ने सुरेश को तुरंत हिरासत में लेने का आदेश दिया। सुरेश ने हाथ पांव जोड़े, गिड़गिड़ाया, मैं निर्दोष हूं, यह सब मुझे फंसाने की साजिश है। लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी। हालांकि सुरेश आसान हार मानने वालों में से नहीं था। पुलिस के सामने भी उसने कहा, मैडम, यह लड़की झूठ बोल रही है, आप उसका मोबाइल चेक कीजिए, उसमें पता चल जाएगा कि वो खुद रात को हमें बुलाती थी, मैंने कई बार देखा है। पुलिस ने अनीता का मोबाइल लिया और जांच की। सब कुछ साफ था, कॉल रिकॉर्ड, वीडियो सबूत। लेकिन फिर भी सुरेश ने अपने वकील के जरिए जमानत की अर्जी डलवा दी। रात को अनीता ने महसूस किया कि कोई अस्पताल के बाहर खड़ा है। खिड़की से उसने देखा 2-3 परछाइयां बाहर मंडरा रही थीं। उसका दिल कांप गया। उसने तुरंत मीरा को जगाया, दीदी, देखो बाहर कोई है। मीरा ने भी देखा और तुरंत नर्स को बुलाया। लेकिन जब तक लोग बाहर पहुंचे, वे परछाइयां गायब हो चुकी थीं। अनीता की मां घबराकर बोली, बेटी,
ये लोग तुझे डराना चाहते हैं। अनीता ने गहरी सांस ली और कहा, मां, अब मैं डरूंगी नहीं, चाहे जो हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। पुलिस की कार्रवाई की खबर धीरे धीरे मीडिया तक पहुंच गई। एक स्थानीय रिपोर्टर अस्पताल पहुंचा और सीधा अनीता से बात करना चाहा। अनीता ने पहले हिचकिचाया, फिर मीरा के समझाने पर बोली, हां, मैं बताऊंगी, लेकिन मेरी पहचान गुप्त रखनी होगी। रिपोर्टर ने वादा किया और कैमरे के सामने अनीता की आवाज चली, मैं चाहती हूं कि हर लड़की आवाज उठाए। चुप रहना सबसे बड़ी गलती है। अगर मैं डर जाती तो आज भी वो आदमी मुझे परेशान करता रहता। यह खबर टीवी पर चली और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जेल में बैठा सुरेश टीवी की स्क्रीन पर यह खबर देख रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया। इस लड़की ने मुझे बदनाम कर दिया। अब मैं जेल से निकलकर इसका ऐसा हाल करूंगा कि ये जीवन भर पछताएगी। उसका गुस्सा अब जुनून में बदल चुका था। वार्ड में लौटकर अनीता ने खुद से वादा किया, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही, ये लड़ाई उन सभी के लिए है जो चुपचाप सहती रहती हैं। अगर मेरी कहानी एक भी लड़की को हिम्मत दे तो मेरी जीत वही है। उसने मीरा का हाथ थामा और कहा, दीदी, चाहे कितना भी डर सामने आए, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। मीरा मुस्कुराई। सच बोलने वाली कभी हारती नहीं। अब खेल और बड़ा हो चुका था। सुरेश जेल में था, लेकिन उसकी नफरत बाहर तक फैली हुई थी। अनीता पुलिस और समाज की मदद से मजबूत हो रही थी, लेकिन उसके सामने अभी और परछाइयां खड़ी थीं। अस्पताल के वार्ड में हल्की हल्की शांति लौटने लगी थी। अनीता अब पुलिस की सुरक्षा में थी। पुलिस हर दूसरे दिन अस्पताल आकर हाल चाल लेती। कई मरीज अब खुलकर कहते, बहुत हिम्मत दिखाई बेटी ने। अगर ये आवाज नहीं उठाती तो पता नहीं और कितनों के साथ यही होता। अनीता को महसूस हो रहा था कि उसका कदम सही था, लेकिन इसी बीच एक खबर ने सबकी नींद उड़ा दी। सुरेश को जमानत मिल गई। जेल से बाहर आते ही सुरेश की आंखों में खून उतर आया। उसने अपने वकील से कहा, यह लड़की मुझे बदनाम कर चुकी है। अब अगर मैंने इसे सबक नहीं सिखाया तो मैं सुरेश नाम का नहीं। वकील ने शांत स्वर में समझाया, देखो, अभी तुम जमानत पर हो, जरा सी गलती हुई तो सीधे वापस जेल जाओगे। सुरेश ने गुस्से में दांत पीसे, तुम कानून की बात करते रहो, मैं अपना हिसाब चुकाऊंगा। सुरेश ने बाहर निकलते ही अपनी पुरानी चालें फिर से शुरू की। उसने कुछ लोगों के कान भरे। वो लड़की पैसों के लिए ड्रामा कर रही है, देख लेना, केस वापस लेने के लिए खुद मेरे पास गिड़गिड़ाती आएगी। धीरे धीरे अस्पताल और आसपास के इलाके में बातें फैलने लगीं। कुछ लोग तटस्थ रहे, लेकिन कुछ ने अनीता की ओर उंगली उठानी शुरू कर दी। वार्ड में 2 मरीज आपस में कह रहे थे, सुना है वो लड़की खुद उसको फंसा रही थी। हां, आजकल ऐसे ही तो पैसे बनते हैं। ये बातें अनीता तक पहुंची तो उसका दिल टूट गया। वह रोते हुए बोली, दीदी, मैंने सच बोला, फिर भी लोग मुझे ही दोषी क्यों मान रहे हैं? मीरा ने उसका सिर सहलाया। समाज हमेशा पहले लड़की पर उंगली उठाता है, लेकिन तू घबराना मत, सच्चाई देर से सही सामने जरूर आएगी। सुरेश ने अब और खतरनाक कदम उठाया। उसने अपने कुछ गुंडों को अनीता की निगरानी में लगा दिया। वे वार्ड के बाहर, गेट के पास और कभी कभी कैंटीन में नजर आते। एक शाम जब अनीता अपनी मां के साथ चाय पी रही थी, उसने महसूस किया कि 2 अजनबी आदमी उसे घूर रहे हैं। मां ने भी देखा और कांपते स्वर में बोली, बेटी, ये वही लोग हैं जिनके बारे में मैंने सुना था, ये तुझे डराने आए हैं। अनीता ने गहरी सांस ली। अब मैं डर कर पीछे नहीं हटूंगी। अगर वो निगरानी करेगा तो मैं पुलिस को बताऊंगी। अगले दिन अनीता ने पुलिस को पूरी बात बताई, लेकिन अस्पताल प्रबंधन घबराया हुआ था। सुपरिंटेंडेंट ने कहा, यह मामला जितना खिंचेगा हमारी बदनामी उतनी बढ़ेगी। हम चाहेंगे कि समझौते से हल निकले। मैडम, समझौता करके आप अपराधी को बचाना चाहती हैं? क्या मेरी इज्जत इतनी सस्ती है? मीरा ने भी समर्थन किया। अगर अस्पताल पीछे हटेगा तो ये औरतें कभी सुरक्षित नहीं होंगी। पुलिस अधिकारी ने बीच में कहा, आप चिंता मत करें, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, और अगर सुरेश फिर कोई हरकत करेगा तो सीधे जेल भेजा जाएगा। इस बीच मीडिया ने मामला और तूल पकड़ लिया। एक बड़ा न्यूज चैनल ने हेडलाइन चलाई, हॉस्पिटल में शोषण, बहादुर लड़की की लड़ाई। अब जनता का ध्यान इस ओर खिंचने लगा। कई महिला संगठनों ने आवाज उठाई,
अनीता जैसी पीड़ितों को न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। हम हर हाल में उसके साथ खड़े रहेंगे। यह खबर सुरेश तक पहुंची। वह पागल सा हो गया। अब तो पूरा शहर मेरे खिलाफ हो रहा है। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो लोग मुझे अपराधी मान लेंगे। सुरेश ने अपनी चाल बदल दी। उसने अब सीधा हमला करने की जगह चुपके से अनीता को बदनाम करने का रास्ता चुना। उसने अपने एक साथी से कहा, जाली चैट और मैसेज बनाओ, ऐसा लगे जैसे अनीता खुद मुझे बुला रही थी। साथी ने मोबाइल में नकली स्क्रीनशॉट बनाए और सोशल मीडिया पर डाल दिए। कुछ ही घंटों में ये तस्वीरें फैलीं और लोग कहने लगे, देखो, ये लड़की झूठ बोल रही थी। असल में ये खुद उससे मिलती थी। जब अनीता ने ये नकली स्क्रीनशॉट देखे तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये क्या कर रहा है मेरे साथ? लोग इन झूठी तस्वीरों पर यकीन भी कर रहे हैं। मां ने उसे गले लगाया, बेटी, सच कभी हारता नहीं, भगवान देख रहा है। मीरा बोली, ये स्क्रीनशॉट आसानी से फेक साबित हो सकते हैं। पुलिस साइबर सेल को दो, सब सच्चाई बाहर आ जाएगी। अनीता ने हिम्मत जुटाई और पुलिस को सबूत सौंप दिए। साइबर सेल ने तुरंत जांच शुरू की। उन्होंने पाया कि तस्वीरें एडिटेड हैं और एक ही मोबाइल से बनाई गई हैं। उस मोबाइल का नंबर सीधे सुरेश के साथी तक पहुंच गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने सब उगल दिया। सुरेश ने ही कहा था कि ये सब बनाओ। उसने धमकी दी थी कि अगर मैंने मदद नहीं की तो मुझे नौकरी से निकलवा देगा। यह सुनकर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और सुरेश की जमानत रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। खबर सुनकर सुरेश तिलमिला उठा। अब तो मेरे खिलाफ सबूत बढ़ते जा रहे हैं। अगर जमानत रद्द हो गई तो सीधा जेल जाऊंगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, अब एक ही रास्ता बचा है, अनीता को हमेशा के लिए चुप करा दो। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। दूसरी ओर अनीता अब और मजबूत हो चुकी थी। उसने मीडिया को खुलकर बयान दिया, मेरे खिलाफ फर्जी तस्वीरें बनाई गईं, लेकिन पुलिस ने सच सामने ला दिया। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हर उस लड़की की है जो चुप रह जाती है। लोगों ने ताली बजाकर उसका हौसला बढ़ाया। कई छात्राएं और महिलाएं अस्पताल के बाहर इकट्ठा होकर नारे लगाने लगीं, हम सब अनीता के साथ हैं। यह पहली बार था जब अनीता को लगा कि उसका डर अब हिम्मत में बदल चुका है। अब लड़ाई आखिरी मोड़ पर पहुंच रही थी। सुरेश खुलेआम अनीता को नुकसान पहुंचाने की सोच रहा था और अनीता समाज और पुलिस दोनों की ताकत के साथ और भी मजबूत खड़ी थी। रात के सन्नाटे में अस्पताल की बिल्डिंग दूर से भीगी हुई चमक रही थी। बारिश थमी थी, लेकिन हवा में गहराई तक ठंडक थी। वार्ड की खिड़की से अनीता बाहर देख रही थी। दिल में अजीब सा बोझ था। उसे लग रहा था कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। सुरेश अब पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। जमानत रद्द होने का डर उसे बेचैन कर रहा था। उसने अपने 3 साथियों को बुलाकर कहा, आज रात ही काम खत्म करना है। अगर ये लड़की जिंदा रही तो मैं जेल में सड़ जाऊंगा। इसे सबक सिखाना होगा। उसने वार्ड के नक्शे पर उंगली रखकर रास्ता बताया। यहां पिछली खिड़की से आसानी से घुस सकते हो। गार्ड्स को मैंने पहले ही शराब पिलाकर ढीला कर दिया है। बस आधी रात को अंदर जाना। और उसकी आंखों में वह पागलपन झलक रहा था। उधर अनीता का मन बेचैन था। मां सो चुकी थीं। मीरा भी थोड़ी देर के लिए ड्यूटी से बाहर गई थी। अचानक वार्ड में अजीब सी खामोशी छा गई। उसने कान लगाए तो लगा जैसे बाहर कोई सरसराहट हो रही है। क्या ये मेरा भ्रम है या सचमुच कोई बाहर है? उसने सोचा। उसने मोबाइल उठाकर मीरा को मैसेज किया, दीदी, मुझे अजीब सा डर लग रहा है, जल्दी आओ। अचानक खिड़की से काले कपड़े पहने 3 परछाइयां अंदर कूद पड़ीं। अनीता चीख उठी, बचाओ! मां जाग गईं और घबराकर चिल्लाईं, कौन है? ये क्या हो रहा है? उनमें से एक ने मां को धक्का दिया और बोला, चुप रहो वरना जान से मार देंगे। अनीता कांपते हुए बिस्तर से पीछे हटने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इस बार अनीता ने ठान लिया था कि अब डरना नहीं है। उसने पास पड़ी पानी की बोतल उठाकर एक आदमी पर फेंक दी। बोतल सीधा उसके चेहरे पर लगी और वह लड़खड़ा गया। दूसरे ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, बहुत शोर कर रही है। अनीता ने तुरंत मोबाइल पर इमरजेंसी बटन दबा दिया, जो सीधे पुलिस को लोकेशन भेजता था। इसी बीच मीरा वार्ड में पहुंची। उसने दृश्य देखकर जोर से चिल्लाया, सुरक्षा, जल्दी आओ। उसने पास पड़ी ट्रे उठाई और एक हमलावर के सिर पर दे मारी। धातु की आवाज गूंजी और वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा।
बाकी दो घबराए, लेकिन फिर भी अनीता को पकड़ने बढ़े। तभी अस्पताल के गेट पर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। सायरन की आवाज ने हमलावरों के होश उड़ा दिए। भागो! उनमें से एक चिल्लाया। लेकिन पुलिस पहले ही वार्ड तक पहुंच चुकी थी। अफसर ने पिस्टल तानी, हथियार डालो वरना गोली मार देंगे। दोनों हमलावर भागने की कोशिश करते ही दबोच लिए गए। तीसरा पहले से ही बेहोश पड़ा था। पुलिस ने जब गिरफ्तार आदमियों से पूछताछ की तो उन्होंने तुरंत कबूल किया। सुरेश ने ही भेजा था। उसने कहा था कि लड़की को हमेशा के लिए चुप करा दो। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। पुलिस ने तुरंत सुरेश को ढूंढकर उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। उसके चेहरे पर अब डर साफ झलक रहा था। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन पुलिस ने सबूत दिखाए, कॉल रिकॉर्डिंग, लोकेशन ट्रैक और गवाह। सुरेश के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वार्ड में अफरा तफरी मच गई थी। कई मरीजों ने पहली बार अनीता की बहादुरी देखी थी। एक बुजुर्ग मरीज ने कहा, बेटी, तूने आज हमें सिखा दिया कि डर से बड़ी कोई बीमारी नहीं। मीरा ने अनीता का हाथ थामा। देखा, तूने सही कहा था। अगर हम सच के साथ खड़े हों तो बुराई टिक नहीं सकती। मां ने रोते हुए बेटी को गले लगा लिया। तू मेरी शेरनी है। अगले दिन खबरें हर जगह छा गईं। वार्ड बॉय ने पीड़िता की जान लेने की कोशिश की। पुलिस ने साजिश नाकाम की। टीवी चैनल, अखबार और सोशल मीडिया पर लोग अनीता की बहादुरी की तारीफ करने लगे। उसने अकेले ही पूरे सिस्टम को हिला दिया। अगर हर लड़की ऐसे हिम्मत दिखाए तो अपराधियों की हिम्मत टूट जाएगी। सुरेश अब सीधे जेल भेजा गया। इस बार जमानत की कोई गुंजाइश नहीं थी। उस पर हत्या की कोशिश, महिला शोषण और धमकी देने जैसे कई गंभीर आरोप लग गए। जेल जाते वक्त उसने अनीता को घूरा, लेकिन उसकी आंखों में अब डर था, घमंड नहीं। अनीता ने शांत मन से सोचा, वही आदमी है जिसने मुझे रात दिन डराया था। आज ये खुद डर से कांप रहा है। यही सच्चे न्याय की शुरुआत है। घटना के कुछ दिनों बाद अस्पताल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने कहा, हम अनीता की बहादुरी को सलाम करते हैं। भविष्य में अस्पताल में सुरक्षा और सख्त की जाएगी। महिला संगठनों ने अनीता को सम्मानित किया। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है, यह हर उस औरत की जीत है जो सच बोलने से डरती है। हमें याद रखना चाहिए, चुप्पी अपराधियों की ताकत होती है और आवाज हमारी ढाल। लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। अब अनीता की लड़ाई अपने चरम पर थी। सुरेश जेल में था, समाज उसके साथ खड़ा था, लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। अदालत का फैसला, जो इस कहानी का अंत और असल न्याय तय करेगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, पूरा शहर इस केस पर नजर गड़ाए बैठा था। अदालत में सुनवाई का दिन आया तो कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। मीडिया, सामाजिक कार्यकर्ता, अस्पताल के लोग और आम जनता, सबके चेहरे पर उत्सुकता साफ थी। अनीता अपनी मां और मीरा के साथ कोर्ट पहुंची। उसके कदमों में अब पहले वाली घबराहट नहीं थी। वह जानती थी कि अब सच बोलने से पीछे हटना नहीं है। जज ने गंभीर स्वर में कहा, मामला गंभीर है। पीड़िता और आरोपी दोनों की गवाही और सबूतों पर विचार होगा। सरकारी वकील खड़े होकर बोले, मान्यवर, यह कोई साधारण छेड़खानी का मामला नहीं है। यह अस्पताल जैसा पवित्र स्थान है जहां मरीज इलाज के लिए आते हैं। वहां एक वार्ड बॉय ने अपनी शक्ति और पहुंच का दुरुपयोग किया। उसने न केवल मरीज को शोषित किया, बल्कि जब लड़की ने विरोध किया तो उसकी हत्या की साजिश भी रची। उन्होंने सबूत पेश किए, सीसीटीवी फुटेज जिसमें सुरेश वार्ड में संदिग्ध तरीके से जाता दिखा, गवाहों के बयान जिनमें कई मरीज और नर्सें शामिल थीं, साइबर सेल की रिपोर्ट जिसने साबित किया कि फर्जी स्क्रीनशॉट सुरेश ने ही बनवाए, और सबसे बड़ा सबूत उन गुंडों का कबूलनामा जिन्हें अनीता पर हमला करने भेजा गया था। जज ध्यान से सब सुनते रहे। सुरेश का वकील उठा और बोला, मान्यवर, ये सब एक सोची समझी साजिश है। मेरी मुवक्किल को फंसाने के लिए झूठे गवाह और नकली कहानियां गढ़ी गई हैं। पीड़िता ने खुद पैसों के लिए समझौते की कोशिश की थी। यह पूरा मामला बदनाम करने का है। अनीता ने ठंडी नजरों से सुरेश को देखा। अब वह पहले जैसा डरावना नहीं लगा, बस एक झूठा और कायर आदमी दिख रहा था। फिर गवाही का समय आया। अनीता खड़ी हुई।
पूरा कोर्ट उसकी ओर देख रहा था। उसने धीमे लेकिन मजबूत स्वर में कहा, मान्यवर, जब मैं अस्पताल आई थी तब मुझे सिर्फ इलाज चाहिए था, लेकिन वहां जिस इंसान से मदद की उम्मीद थी उसने मेरे साथ गलत किया। मैंने पहले बहुत डरकर चुप्पी साध ली थी, मगर जब बात मेरी आत्मा और इज्जत की आई तो मैंने आवाज उठाई। उसके बाद इसने मुझे बदनाम करने की कोशिश की, मुझ पर हमला कराया। लेकिन आज मैं सच कह रही हूं, और सच को किसी झूठ से दबाया नहीं जा सकता। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि कोर्ट रूम में गहरी चुप्पी छा गई। मीरा को बुलाया गया। उसने साफ कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सुरेश कैसे अनीता के पास आता था और बहाने बनाता था। जब अनीता ने मुझे सच बताया तब मैंने ही उसे पुलिस के पास जाने को कहा, और बाद में जो हमला हुआ मैं भी वहां मौजूद थी। कुछ और मरीजों ने भी बयान दिया। हाँ, वह अक्सर देर रात वार्ड में चक्कर लगाता था। हम भी असहज महसूस करते थे। ये सब सुनकर सुरेश झुंझला उठा और कोर्ट में ही चिल्ला पड़ा, सब झूठ है, सब मुझे फंसा रहे हैं। जज ने कठोर स्वर में कहा, शांत रहिए, वरना अवमानना का मामला भी जोड़ दिया जाएगा। कई हफ्तों की सुनवाई के बाद आखिर वह दिन आया जब अदालत को फैसला सुनाना था। कोर्ट रूम फिर से भरा हुआ था। जज ने गंभीर स्वर में कहा, सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर यह स्पष्ट है कि आरोपी सुरेश ने पीड़िता के साथ अनुचित व्यवहार किया, उसकी हत्या की साजिश रची और उसे बदनाम करने की कोशिश की। यह अपराध अत्यंत घृणित है और समाज के लिए खतरे का संकेत है। अतः अदालत आरोपी सुरेश को दोषी ठहराते हुए, पूरा कोर्ट सांस रोके सुन रहा था, आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। यह सुनते ही कोर्ट रूम में तालियां गूंज उठीं। अनीता की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू डर या शर्म के नहीं थे, बल्कि जीत और राहत के थे। मां ने उसे गले लगाया, बेटी, भगवान ने तेरे सच को जीत दिलाई। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तू सिर्फ पीड़िता नहीं, प्रेरणा है। सुरेश को पुलिस घसीटते हुए बाहर ले जा रही थी। उसके चेहरे पर अब घमंड की जगह निराशा और हार थी। मीडिया ने तुरंत खबर प्रसारित की, वार्ड बॉय को आजीवन कारावास, बहादुर लड़की की जीत। शहर की गलियों में लोग चर्चा कर रहे थे, सच में इस लड़की ने कमाल कर दिया। अगर ये आवाज न उठाती तो न जाने कितने लोग और शिकार बनते। महिला संगठनों ने रैली निकाली और कहा, यह फैसला न सिर्फ अनीता की जीत है, बल्कि हर उस महिला की जीत है जो अपने हक के लिए लड़ना चाहती है। कुछ महीनों बाद अनीता पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। उसने अस्पताल में वापस आने का फैसला किया, लेकिन इस बार मरीज के रूप में नहीं, स्वयं सेवक के रूप में। वह महिलाओं के लिए एक हेल्प डेस्क चलाने लगी, जहां वे बिना डर अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। अनीता ने उद्घाटन समारोह में कहा, मैंने जो सहा है वो किसी और को न सहना पड़े। अब मैं चाहती हूं कि हर लड़की अपनी आवाज खुद बने। हम मिलकर इस समाज को बदलेंगे। लोगों ने खड़े होकर उसका स्वागत किया। सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। अनीता ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, डर अब पीछे छूट गया है। अब मेरे सामने सिर्फ रोशनी और उम्मीद है। उसकी मुस्कान में जीत की चमक थी, और उस पल वह सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि हिम्मत की मिसाल बन चुकी थी।